नमस्कार एवरीवन। नीति शास्त्र चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक और जियोपॉलिटिकल राउंड अप है, तो काफ़ी कुछ घटनाएं घटी हैं। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, जो कल रशिया पे ड्रोन हमला किया। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत ट्रेड के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, एंड देन ऑपरेशन सिंदूर पे जो थोड़ा बातचीत चल रहा है सीडीएस के स्टेटमेंट को लेकर, उसका तात्पर्य और पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑपरेशन स्पाइडर वेब पे, जिसको रशिया का पर्ल हार्बर भी बोला जा रहा है। अब 1 जून यानी कल 2025 को यूक्रेन ने एक सिग्निफिकेंट ड्रोन ऑपरेशन किया जिसका नाम था स्पाइडर वेब। उन्होंने मल्टीपल रशियन एयरबेसेस को टारगेट किया। ये ऑपरेशन कराया गया है यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस विच इज एसबीयू, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बिल्कुल नीचे आती है। कहा जाता है कि इसको प्लान करने में 18 महीने लगे और इसका जो मेथड था वो यूक्रेनियन ऑपरेटिव्स ने स्मगल किया फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स को रशिया में इनसाइड वुडन शेड्स, mobile houses with retraceable roofs. These were loaded onto trucks and then driven near the target air bases, and drones were remotely launched by the strike through satellite operations. अब ये स्केल बहुत बड़ा था बिकॉज ये 4 से 5 ट्रक थे जो ड्रोन से भरे हुए थे। 117 ड्रोन थे और कुछ इनकी जो लोकेशन है ना, वो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। एटलीस्ट 4 मेजर रशियन एयरफील्ड्स को टारगेट किया गया, जिसमें एक है बेलाया एयरबेस जो इरकुत्स्क रीजन में साइबेरिया में है, जो 4000 किलोमीटर दूर है यूक्रेन के बॉर्डर से, और ये यूक्रेन का पहला स्ट्राइक है साइबेरिया में। अब यहां ये टारगेट क्यों बहुत बड़ा है? क्योंकि यहां पे इनके टुपलोव TU-22M सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैरिंग बॉम्बर रहते हैं। दूसरा है ओलेनिया एयरबेस जो मुर्मांस्क रीजन आर्कटिक में है, नॉर्वे के पास। वो तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है यूक्रेन के बॉर्डर से, और वो न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट होस्ट करता है। तीसरा है दियागिलेवो एयरबेस जो रजायन रीजन में है, जो रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ है, वहां पे भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे। फिर है इवानोवो एयरबेस जो वेस्टर्न रशिया में है, यहां पे भी मिलिट्री एयरबेस थे। रशियन एमओडी ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अटैक्स को एक्नॉलेज किया कि ये मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इनावानो, रियाजान और अमूर रीजन में किए गए। और इससे जस्ट पहले, कुछ घंटे पहले, परसों रात को इन्होंने ट्रेन बॉम्बिंग्स करी हैं, जहां पे ब्रिजेस को गिराया गया, ट्रेन डिरेलमेंट की गई और वहां भी कुछ लोग मरे और इंजर्ड हुए। अब इस डेयरिंग अटैक में जो यूक्रेन ने जो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब में किया, अब इसमें 41 रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैव बीन destroyed, which includes इनके स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर TU-95, TU-22M3 एंड TU-160 जो क्रूज मिसाइल्स कैरी करते थे, और एक A-50 रेडार डिटेक्शन सिस्टम भी उड़ाया गया है। एस्टिमेटेड लॉसेस एज पर यूक्रेन, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, वो है $7 बिलियन का नुकसान आज रशिया को हुआ है कल इस अटैक में। और 34% रशिया की स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स हैव बीन अफ्लिक्टेड। ये इतना डेयरिंग अटैक था यूक्रेन का।
अब इसके वीडियोस और इसके इमेजेस ऑल ओवर सोशल मीडिया पे थे, जहां पे वो ड्रोन जूम इन करते हुए एयरक्राफ्ट पे जा रहे हैं रिमोटली, और वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूल इंजन कहाँ है और वहां पे एक्सप्लोड कर रहे हैं उन कंटेनर्स की, उन टैंक्स की, और यूक्रेन के अपने राष्ट्रपति की एक्नॉलेजमेंट है कि हमारा कितना बड़ा फीट है कि हम रशिया में 2000-4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया तक अपनी रेंज को बढ़ा पाए। अब इसका जो अगला, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का सिनारियो है। अब ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर कैसे है कि यहां पे ड्रोन्स के जरिए स्ट्रेटेजिक बेसिस को, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, न्यूक्लियर न्यूक्लियर आपके जो न्यूक्लियर जो आपके कैपेबल बॉम्बर्स हैं, मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस बैटरीज एंड रेडार्स हैं, दे कैन बी टेकन आउट. You can even cripple a superpower. Russia is ultimately a P5 nation and a nuclear bomber. A superpower military in a daring, surprising attack which was meticulously planned for 18 months. अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि ये है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर तो 2022 से चल रहा है। हमने नीति शास्त्र में और बहुत जगहों पे डिस्कस किया है बाकी पॉडकास्ट से। लेकिन यहां पे एक, जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वहां पे ना एक सीज फायर का नेगोशिएशन चल रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को दिया, जो हमने पढ़ा डिप्लोमेटिक सर्कल्स के जरिए, जो रिपोर्ट आज आई कि वो क्राइमिया को उनका टेरिटरी मानने को तैयार है, लेकिन वो जो 4 प्रोविंसेस है जिसपे रशिया का कंट्रोल है, डोनेस्क, लुहांस्क, खरसन, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन जहां पे रशिया का कब्जा है, वो उनको डी फैक्टो उसका कंट्रोल देने को तैयार है, रिकॉग्निशन नहीं। और साथ साथ में एक इम्प्लाइड कंसेंट होगा कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, उसकी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अब टेक्निकली पूछा जाए तो व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के, उनको ये मान लेना चाहिए कि भाई आप भी आपका क्राइमिया, आपका हिस्सा रिकॉग्नाइज हो रहा है। 4 रशियन स्पीकिंग प्रोविंस जैसे डोनेस्क, खरसन, लुहांस्क, जाफरुबिया जो ओब्लास्ट है, इनको आपका डिफैक्टो कंट्रोल माना जा रहा है। नेटो सोल्जर्स नहीं रहेंगे, नेटो की डिक्लेरेशन आ रही है, देन यू शुड एक्सेप्ट इट। बट व्लादिमीर पुतिन ने कहा नहीं, उनको ये सीज फायर मंजूर नहीं। अब उनकी डिमांड्स कुछ और होंगी। वो कह रहे हैं डीनाजिफिकेशन, डीनेटोफिकेशन ऑफ यूक्रेन। अब जो ये असमंजस या जो ये डेडलॉक है, इसका सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रपति ट्रंप पे अविश्वास। दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट एन ऑनेस्ट ब्रोकर। कारण ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं उस पर टिकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टर्की में सीरिया में राष्ट्रपति ट्रंप ने ओपनली बोला कि पुतिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन देयर, असाद को प्रपक करके गलत किया। और वहां पे रशिया के स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस थे, लटाकिया, टाटस, जहां से वो मिडिल ईस्ट से अपने एशिया के ऑपरेशन, अफ्रीका के ऑपरेशन रन करता रहा, सहेल के और चार्ट के। लेकिन उसको अमेरिका ने एज अ कैरेट डैंगल किया कि शायद इसको लेवरेज के तौर पे यूज किया जाएगा रशिया के साथ, कि रशिया यूक्रेन में सीज फायर को मान जाए। लेकिन रशिया मान नहीं रहा था। तो इतनी देर में क्या हुआ कि सीरिया में टर्की और इसराइल ने मिलके, तो नई सीरियन गवर्नमेंट थी,
उसने वो बेसिस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई को दे दिए। तो रशिया was virtually kicked out, handing over a strategic defeat in Syria, जहां से उसके अफ्रीकन ऑपरेशंस भी हैम्पर हुए। क्या ऐसी हालत में व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को ट्रस्ट कर सकते हैं? दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे आप ले लीजिए चाइना के साथ ट्रेड का बातचीत चल रहा है। अब चाइना ने जिनीवा में स्कॉट बेसेंट और चाइना का टॉक हुआ और कहा कि भाई हम लोग जो है टैरिफ्स घटाएंगे और अमेरिका रिस्ट्रिक्शंस हटाएगा, एंड बोथ साइड विल क्रिएट अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर टॉक्स। बट क्या वो चीज हुआ? ये जानना बहुत जरूरी है। चाइना ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिनीवा के टॉक्स के बाद एक बहुत ही कदम लिया कि उन्होंने हुआवी के चिप्स को ग्लोबली यूज से बैन कर दिया। चाइनीज स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्सेस देने से मना कर दिया, यूनिवर्सिटीज की वीजाज मना कर दी, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। तो चाइना ने कहा यार ये तो गलत है, आप जो अंडरस्टैंडिंग में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, आप यहाँ उल्टा और स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो चाइना ने रेयर अर्थ का सप्लाई नहीं खोला, और जो ऑटो सेक्टर के लिए मैग्नेट चेन जिसका 90% सप्लाई वर्ल्ड करता है वो भी नहीं खुला। उससे यूएस ऑटो सेक्टर और यूएस का जो पेंटागन की जो रेयर अर्थ की पूरा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो एक ग्राइंडिंग हॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप जो है तमा गए और बोले कि चाइना तुम गलत कर रहे हो, तुम जिनीवा की अंडरस्टैंडिंग ब्रेक कर रहे हो। तो चाइना ने ओपनली बोला कि नहीं, आप अपनी बुलिंग, आप फोर्सेबली अपने टर्म्स हमारे पे इंपोज नहीं कर सकते। और इसी पे अगर आप याद रखेंगे, इसी पे यहां पे जेपी डेमोन जो हैं, जो आपके जेपी मॉर्गन के चीफ है, वो पीछे चाइना होके आए और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, फोक्स द चाइनीज आर नॉट स्केर्ड ऑफ यू, दे आर नॉट विलिंग टू बेंड। जिसको स्कॉट बेसेंट ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, चाइनीज इकोनॉमी को भी जरूरत है हमारी, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो ये अमेरिका का जो एक एरोगेंस है ना, एक्सेप्शनलिज्म का, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता है इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल पावर। तीसरा एग्जांपल इंडिया के साथ ले लीजिए, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इन्होंने पाकिस्तान को आईएमएफ लोन दिया, क्रिप्टो करेंसी के पूरे वेंचर में साथ में मिलाया। क्या इसके बाद इंडिया यूएस को उस तरीके से ट्रस्ट कर सकता है एक एलाई के तौर पे? नहीं। तो फिर तो क्या रशिया को ट्रस्ट करना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक ऑनेस्ट ब्रोकर है और वो डील ऑनर होगा, कि यूक्रेन आगे नहीं मारेगा, कि यूरोपियन एलाइज उनकी मानेंगे, क्योंकि यूरोपियन एलाइज उनकी मानने को तैयार नहीं है। चाहे वो यूके में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देना चाहते हैं, वो उनको ड्रोन देना चाहते हैं ताकि यूक्रेन डीप इनसाइड रशिया मार सके। ऐसी हालत में क्या वॉशिंगटन को ट्रस्ट किया जा सकता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यहां पे एक चीज तय मानिए कि रशिया डिसप्रपोर्शनेटली इसको रिटेलिएट करेगा। ये उनका पर्ल हार्बर मूवमेंट है, वो इसमें साइबर वॉर, वो इसमें इकोनॉमिक वॉर, वो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वो इकोनॉमिक लेवरेज, वो आपका प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, वो सब चीज इस्तेमाल करेगा टू हिट सिविलियन साइट्स, टू हिट मिलिट्री साइट्स, टू हिट रोड, ब्रिजेस, पावर ग्रिड्स अक्रॉस यूक्रेन। आप ये मान के चलिए। तो क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गलती करी इतना बड़ा डेयरिंग एक्ट लेके? टेक्निकली वो खुद ये नहीं कर सकते, इसके पीछे अमेरिका और वेस्ट का ग्रीन लाइट आना बहुत जरूरी है। और आप सबको अगर याद होगा, राष्ट्रपति ट्रंप ने
कुछ दिन पहले ही बोला था दैट व्लादिमीर यू आर प्लेइंग विथ फायर, ठीक है, एंड ये जो है आपको बहुत भारी पड़ेगा। वो मैं ट्वीट आपके लिए लगा दूंगा, ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप का। तो ये हमने देखा कि ये कैसे एक और थिएटर ऑफ वॉर, एक मैसिव एस्केलेशन की तरफ बढ़ा। अभी हम इंडिया पाकिस्तान से जूझ के निकल ही रहे थे, इजराइल गाजा में अभी चल ही रहा था सीज फायर का हमास के साथ, वहां पे इजराइल का ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमले की बात चल रही है, वहां यमन जो है रह रहे के इजराइल पे मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है, और यहाँ पे यूक्रेन ने इतना बड़ा धावा बोला कि रशिया की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्मरी को टारगेट किया गया और उसे क्रिपल किया गया टू अ गुड एक्सटेंट। अब यहां बहुत बड़ी बात उठती है, क्या रशिया की एयर डिफेंस, रशिया के इंटेलिजेंस फेलियर है कि भैया आपके ट्रक में इतना बड़ा इतने बड़े असला बारूद आके, आई मीन आपके ड्रोन आके आपके यहाँ हिट कर गए, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जीआरयू कहाँ थी? केजीबी कहाँ, ये एफएसबी कहाँ थी? डोमेस्टिक एक्टर्स कौन इन्वॉल्व थे? साइबेरिया के पास जो ट्रक्स जो बेसिस के बाद घूम रहे थे ड्रोन लेके, वो कौन, पता नहीं चला आप लोगों को क्या? और आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स कहां थे? एंड क्रिटिकली ऑन सम ऑफ द साइट्स इन साइबेरिया जो मैंने मेंशन किया, वहां तो एयर हैंगर्स भी नहीं है, आपने ओपन में अपने इतने स्ट्रेटेजिक जेट्स रखे हुए हैं। सो ये लैग्जिटी है रशियन एयरफोर्स की, विच नीड्स टू बी हॉल्ड अप। यूक्रेन ने जो टेररिस्ट एक्ट किया है, जैसे रशिया ने बोला है, वो बात अलग है, लेकिन यूक्रेन कहता है कि हमने ये रशियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हुई थी, हमने उसके रिस्पॉन्स में किया। ये टिट फॉर टैट, रिटेलिएशन, काउंटर रिटेलिएशन, ये चली जा रहा है, ये सिलसिला 3 साल हो गए, 2022 से चल रहा है। तो ये है मोटा मोटा, अगर आप देखें, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट का एक अपडेट। अभी तो इस पर बहुत प्ले होना बाकी है, इस पे रशिया कैसे रिएक्ट रिटेलिएट करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का और यूएस कांग्रेस तो ऑलरेडी उनके लिंजी ग्रैहम धमकी दे रहे हैं कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे जो रशिया के साथ ट्रेड करेगा, यानी रशियन कोल खरीदो, ऑयल खरीदो, यूरेनियम खरीदो, डायमंड खरीदो, गैस खरीदो, चाहे वो इंडिया हो चाइना हो, यूएस कांग्रेस विल थ्रेटन 500% टैरिफ्स। तो ये हम एक बहुत ही नाजुक स्थिति में जा रहे हैं जियोपॉलिटिकली, जहां पे इकोनॉमिक्स और जियो इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल चीजें बहुत क्लोजली इंटरट्वाइन हो जाएंगी। तीसरी चीज, इसके लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये एक न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ वॉरफेयर है, एसिमेट्रिक वॉर है, जहां से हम ड्रोन्स के जरिए जो हम 600 मतलब $600 मे बी $1,000 के ड्रोन्स के जरिए हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर सकते। यही चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया में भी देखा कि जहां इंडिया के हायरॉफ ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स, दे वेंट ऑल द वे टू पाकिस्तान, टुक आउट देयर एयर डिफेंसेस, टुक आउट देयर एयर बैटरी, चाइनीज HQ-9 एयर बैटरीज इन मलीर कैंट एंड द वॉल्टन एयर बेस इन लाहौर, sorry, Walton Naval Academy in Lahore. So drone warfare is a very new evolving part of asymmetrical warfare. इसमें आगे जाके हाइब्रिड वॉरफेयर में लेजर भी आ सकता है, इसमें आगे जाके if it is integrated with supersonic and hypersonic missiles and air defense system, this can become a very potent tool, and this is why India needs to have its own defense doctrine of drone warfare, इंटेग्रेशन विद मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका एक बहुत शानदार डेमोन्स्ट्रेशन हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। और ये बात काबिले तारीफ बोलनी होगी कि हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे पाकिस्तानी ड्रोन स्वॉर्म्स को जो टर्किश ओरिजिन के, उनको न्यूट्रलाइज किया और कैजुअलिटी मिनिमम थी, अनलाइक रशिया जहां 41 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स वर टेकन डाउन एंड $7 बिलियन का एस्टिमेटेड नुकसान हुआ है। सो
We need to be abreast with the evolving nature of the warfare. At the same time, we also need to be abreast कि भाई ये हमें जो है इसकी पूरी तैयारी आगे फ्यूचर में करनी चाहिए, बिकॉज इन द फ्यूचर वी विल बी फेसिंग अ 3-front war with Pakistan and China, abetted by Turkey. The CPT Axis, जिसके बारे में हम लोगों ने अपनी किताब न्यू ग्लोबल ऑर्डर में 2016 में बोला था कि एक इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट अलायंस बनेगा जो इंडिया को और साउथ एशियन रीजन को टारगेट करेगा. तो ये तो रहा रशिया का आपका बात. अब नेक्स्ट में हम चलते हैं ट्रेड पे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप आपको अपने आप को ऑनेस्ट ब्रोकर बोलते हैं ना, मिडिल मैन. आई गॉट द सीज फायर डन. मैं गाजा में कोशिश कर रहा हूँ, मैं रशिया में कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया, जबकि इंडियन साइड ने उसको पूरा सिरे तौर से खारिज किया है. ठीक है, अब आगे सुनिए, आगे चलते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो हमने चाइना के साथ, चाइना का जो रिसर्च है उनका फेल हो गया. मैंने बताया जैसे आपको, जिनीवा टॉक्स चली नहीं उनकी. ठीक है. एट द सेम टाइम ट्रंप जो है अब वो फ्यूरियस है, क्योंकि उनका ऑटो सेक्टर और उनका जो वॉल स्ट्रीट है वो डेस्परेट है. वो उनको बोल रहा है कि नहीं ऐसे मत करिए, ये हमारे लिए भारी पड़ेगा. ठीक है. लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें, बिफोर वी मूव ऑन टू द ट्रेड थिंग, इसमें जेपी डेमॉन ने कल एक कैलिफोर्निया में एक उस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली. उन्होंने बोला दैट यूएस बॉन्ड मार्केट टूटने के कगार पे खड़ी है, एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन आने वाला है, वी शुड बी रेडी फॉर इट. ठीक है. ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग and Federal Reserve's prolonged quantitative easing policies. फिर वो आगे जाते हुए बोलते हैं कि एक बहुत ही वाइड स्प्रेड कंप्लेसेंसी फैल गई है इन्फ्लेशन की और स्टैगफ्लेशन की मार्केट में, कि यूएस इकोनॉमी है, कोई रिस्क नहीं है, फेड तो रेट कट कर ही देगा, चल जाएगी सिचुएशन, यूएस विल पाइल ओवर द डेट. उन्होंने डेट को लेके भी वार्न किया कि आपकी सिचुएशन, अमेरिका की सिचुएशन अनसस्टेनेबल हो चुकी. उन्होंने यूएस चाइना रिलेशनशिप को लेके भी वार्न किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाइना पूरे तरीके से तैयार है लड़ने के लिए. दे आर नॉट बैकिंग डाउन दिस टाइम. हैरानी की बात यह है, इवन द जापानीज आर नॉट बैकिंग डाउन दिस टाइम. Even the Japanese are saying, oh no, we will not give in to your currency trade, what you want, lift those non-trade barriers or agree to a trade deal, compromising our core economic interests. So it is not easy for President Donald Trump this time. ठीक है. अब फिर हम देखते हैं आगे कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, जो अमेरिका का जो वो जेपी डेमॉन की जो एडवाइस है और उनका जो पूरा व्हाइट हाउस है, वो स्कॉट बेसेंट में कहते हैं वो डिसमिस, ना जेपी डेमॉन की हर प्रेडिक्शन सही नहीं आती. उस वक्त भी जेपी मॉर्गन के चीफ उनकी बात समझ में नहीं आती. ठीक है, आप बेटर जानते होंगे. फिर आते हैं ट्रेड पे. अब यूएस ने पिछले कुछ सालों में सब कुछ किया है जीतने के लिए. ठीक है. टेक रेस अगेंस्ट चाइना, जैसे एआई पे, एनर्जी पे, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ड्रोन्स, ईवीज, कुछ काम नहीं किया है. चाइनीज ईवी आज भी मार्केट में चीपर है, जैसे BYD है. दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी देन अमेरिका. दे आर आउटबीटिंग एंड आउट कम्पीटिंग टेस्ला. They have autonomous vehicles that have already been rolled out on the streets of Wuhan and Beijing, और अभी तक टेस्ला उसको मैच नहीं कर पाया है. चाइना दुनिया का लायन शेयर ऑफ सोलर पैनल्स एंड बैटरीज बनाता है फॉर स्टोरेज सिस्टम्स. अमेरिका और उसके एलाइज की बहुत नैरो लीड है माइक्रोचिप्स और एआई में, लेकिन वो गैप भी घट रहा है. हुआवी अब 5nm चिप्स पे भी पहुंच रहा है. 910C चिप तो वो ऑलरेडी बना कर रोल आउट कर चुके हैं. और व्हाइट हाउस में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है.
लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा व्हाइट हाउस में कह रहा है कि हमें चाइना को चोक ऑफ करना चाहिए, बैनिंग द एक्सपोर्ट, जबकि उनके कॉरपोरेट्स कह रही हैं, जैसे निविडिया हो गई एंड अदर हो गई, कि ऐसी स्ट्रैटेजी टू चोक ऑफ चाइना बैकफायर कर रही है, बिकॉज वो अपना टेक इकोसिस्टम बना रहे हैं और उनका डिपेंडेंस अमेरिकन टेक्नोलॉजी से घटता जा रहा है। और अगर वो उस लेवल तक बनाने को तैयार बनाने पे कामयाब हुए तो अमेरिका को दिक्कत हो जाएगी। अब चाइना अपना, क्योंकि अमेरिका से चिप्स तो जा नहीं रहे हैं, तो चाइना के बाद अपनी कंपनी है, जैसे हुआवी, कैम्ब्रिकॉन, CXMT, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, SMIC। हुआवी ने का 9110 है उनका अपना क्लाउड मैट्रिक्स 384A1 कंप्यूटर्स हैं। सो टेक्निकली आप ये देखिए, चाइना ने पिछले जो जो डेवलपमेंट करी है अपने उसमें, अपने इकोसिस्टम में, वो मैसिव डेवलपमेंट करी है। ठीक है, अब आते हैं यूएस की तरफ, थोड़ा सा इनको भी देख लें। इनको ट्रेड डील्स की नेगोशिएशंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल ट्रस्ट घट रहा है। ये बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आए जिसको एलन मस्क ने कहा कि ना ये, या तो ये बिग या ब्यूटीफुल हो सकता है, और एलन मस्क तो खुद ही व्हाइट हाउस छोड़ के चले गए डॉज का, वो अपनी कंपनीज के लिए। डॉज का काम कि भाई वो $1 ट्रिलियन का काम कम करेंगे, वो तो सपना ही रह गया, वो कब पूरा नहीं हुआ। अब एवरीवन नोज, चाहे वो मस्क हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्कॉट बेसेंट हो, वाइस हाउस रिपब्लिकन, जो मागा क्राउड के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे नो कि यूएस कैन नॉट रेन इट्स डेफिसिट को कम नहीं कर सकते टर्म में, और इनका डेट $7 ट्रिलियन का डेट ऑलरेडी रिन्यूअल पे आ रहा है और यील्ड्स कम नहीं हो रही है। मैं पहली भाई बड़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब जब इनका क्राइसिस बढ़ रहा है, सॉवरेन डेट क्राइसिस की तरफ धीरे धीरे अमेरिका बढ़ रहा है, तो ये चाहते हैं कि इनका डेट बाय करने वाला कोई तो बायर आए। भाई जब आप ऐसी उल जलूल नीतियां निकालेंगे, दिन रात आप करेंगे, कि पहले आप कहते हैं 25% टैरिफ्स हैं स्टील के, फिर किसी ने आपको गैसलाइट कर दिया राष्ट्रपति को कि टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, और राष्ट्रपति ने उठा के रेट्रीब्यूशन में उसको 50% कर दिया। क्या जापान मानेगा, या कनाडा मानेगा, या यूरोप मानेगा? यूरोप ने कल बोला भैया हम तो फिर 50% को रिटायर करेंगे। यहां तक कि इंडिया ने भी WTO में जो नोटिस फाइल किया था वो यूएस ने रिजेक्ट किया है। सो इंडिया इज ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग रेसिप्रोकल मेजर्स ऑन यूएस स्टील एंड एल्यूमिनियम एंड इंक्लूडिंग सम ऑफ विच एग्रो बेस। कहां गई वो डील जो बहुत जल्दी इंडिया विल बी वन ऑफ द फर्स्ट? ये क्या बता रहा है? इतने ज्यादा फ्लिप फ्लॉप, lack of inconsistency, incoherency in White House is spooking the market. It is reducing the confidence in US policies, US treasuries, and no one is now willing to buy that debt except for forced buyers, जो पेंशन फंड्स, उनके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, उनका मतलब फेडरल रिजर्व का खुद का बॉन्ड बाइंग हो सकता था, मेजर्स होते हैं जो वो लेते रहते हैं। ठीक है, और सॉवरेन वेल्थ फंड, इनको छोड़ के और कोई बाहर का, स्पेसिफिकली एशियन सॉवरेन उतने बड़े तादाद में अब डेट को नहीं ले रहे हैं। तो फिर अब यूएस को अपना डेट बिकवाना है, तो फिर वो चले स्टेबल कॉइन्स की तरफ कि चलिए अब हम स्टेबल कॉइन्स पे चलते हैं। स्टेबल कॉइन्स या क्रिप्टो विच आर बैक्ड बाय यूएस ट्रेजरी, सो देयर इज अ बैकिंग, अनलाइक बिटकॉइन जिसकी कोई ट्रेजरी नहीं है। जिसको हमने पाकिस्तान को लेकर जो क्रिप्टो डील हुई थी वो भी USD1 स्टेबल कॉइन तो है। सो अब टेक्निकली यूएस कह रहा है कि चलो एक काम करो भैया, आप लोग जो हैं, जो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक को बोलो कि वो स्टेबल कॉइन लॉन्च करे। JP मॉर्गन करे, बैंक ऑफ अमेरिका करे, सिटी करे, वेल्स फार्गो करे, गोल्डमैन सैक्स करे, यूएस ट्रेजरी बैट। भाई किसी तरीके से यूएस ट्रेजरी की डिमांड बढ़ाओ, कोई तो उसको डेट शोक ऑफ करो। और इसका लेकिन ये प्रोसेस ओवर टाइम लगेगा। इट विल नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनाइट ना, कि आपने लॉन्च किया और रातों रात इतना मैसिव डेट आप लॉन्च करेंगे और लोग शोक कर देंगे। ओवर द इयर्स the pool of the US Treasury may diversify from sovereigns like China and Japan
to other countries, and probably other countries, and probably more in the private hands through crypto firms, through some hedge hedge funds, investment banks, and all these things. ब्रॉडर गोल क्या है? ब्रॉडर गोल है कि इनको अपना डॉलर का डोमिनेंस, डॉलर का सर्कुलेशन बढ़ाना है, क्योंकि लोग बायलैटरल डील्स कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया कर रहा है चाइना के साथ युआन में, इंडिया रशिया के साथ कर रहा है, चाइना रशिया के साथ कर रहा है, तो वो दिक्कत है। चाइना ने अपना ECNY और किप्स लॉन्च कर दिया 110 कंट्री में, तो इनको भी कुछ ना कुछ काउंटर करना है। वो सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी के जरिए कर रहे हैं, CBDC के जरिए, ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो के जरिए काउंटर स्ट्राइक कर रहे हैं कि आई वांट टू हाइपर डॉलराइज द वर्ल्ड एंड इंक्रीज माय डॉलर सर्कुलेशन। एट द सेम टाइम ये एक्सटर्नस मेथड्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को लेके इंडिया के साथ लेवरेज बनाना, सीरिया को लेके रशिया के साथ लेवरेज बनाना, और अब यूक्रेन मुद्दे को इस्तेमाल करना, ताकि अलग अलग थिएटर में अलग अलग एक्टर्स, अलग अलग कंट्रीज, स्पेसिफिकली ब्रिक्स एंड द एशियन मैन्युफैक्चरिंग आर्क ऑफ चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, वियतनाम, ये किसी तरीके से यूएस के ट्रेड टर्म्स में मान जाएं और नॉन ट्रेड बैरियर्स हटा दें। तो ये है इनका स्ट्रेटजी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कैरेट भी दो और स्टिक भी दो। तो यूक्रेन के जरिए अब इनका जो राष्ट्रपति ट्रम्प का जो क्लासिक मॉडल है ना, वो किसिंगर वाला मॉडल था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, where they want to co-opt Russia to isolate China, where they want to follow the Monroe Doctrine of reshoring America, reindustrializing America, and asking the European Union to rearm themselves and take on Russia and possibly Turkey in the future on the European continent. अब ये स्ट्रैटेजी है तो बढ़िया, लेकिन इसके लिए व्लादिमीर पुतिन का मानना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यूक्रेन की स्ट्राइक के बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट रीसेट टू हैपन, एंड आई विल बी नॉट बी सरप्राइज्ड इफ Vladimir Putin strengthens his alliance with his old traditional partners like India and his new embrace of China in Asia. He might orient more towards the East in Asia than compared to West, after what kind of scenes we saw in Russia's hinterland yesterday with the air bases getting hit. This was nothing less than a Pearl Harbor, जो जापान ने सरप्राइज अटैक किया था 1941 में, which made the Americans enter the World War II. क्या रशिया इस पर न्यूक्लियर थ्रेट करेगा? I don't think so. I think they will use all tactics to destroy and decimate civilian military infrastructure, degrade Ukraine, but न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे नहीं आएगा, क्योंकि रशिया की सॉवरेनिटी अभी थ्रेटन नहीं हुई। इनके जो ये ड्रोन सॉन्ग बनाने वाली फैक्ट्रीज है, इनको टारगेट किया जा सकता है, यूक्रेन की। तो अब आप ये देख रहे हैं, वर्ल्ड एक फ्लक्स में चल रहा है, और इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में एक कॉमन थीम है कि दुनिया में अब खेमेबाजी हो रही है, बाइपोलैरिटी आ रही है। कुछ अमेरिका अपने एलाइज को अपने साथ गैंग अप करेगा, चाइना अपने एलाइज को अपने साथ गैंग अप करेगा, अमेरिका अपनी सप्लाई चेन बनाएगा, चाइना अपनी सप्लाई चेन बनाएगा, और साथ साथ में अमेरिका और दोनों ये कहेंगे अगर तूने उसके साथ ट्रेड किया तो मैं नहीं करने, तो मेरे साथ नहीं कर सकता, तूने मेरे साथ कर उसके साथ कर दूंगा। ये तो हमने यूएस कांग्रेस का नजरिया देख लिया ना कि इफ यू ट्रेड विद रशिया 500% हम टैरिफ लगाने को तैयार हैं। तो अब आप ये चीज देख लीजिए कि हम किस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, राइट। सो मोटा मोटी तौर पर मैं देखा कि वॉशिंगटन का क्या है कि लोअर नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाओ, अमेरिका को, अमेरिकन एलाइज को डी इंडस्ट्रियलाइज करो ताकि अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, चाइनीज सप्लाई चेन छोड़ो, अमेरिका के साथ यूएसडी के साथ और क्रिप्टो फाइनेंस के साथ लिंकअप करिए ताकि डॉलर सस्टेन हो, नहीं तो यू विल बी लेफ्ट आउट ऑफ द एक्सेस टू अमेरिकन कैपिटल एंड अमेरिकन फाइनेंस। अभी तो इन्होंने ऐसे लॉज लेके आ रहे हैं कि जिन्होंने आपने अमेरिका में अगर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी है या कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है, यूएस ट्रेजरी के डेट खरीदती है, कुछ खरीदती है, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा।
ये स्टीफन मिरान की जो पेपर था नवंबर 2024 का, जब इन्होंने कहा था कि ट्रेजरी होल्डिंग्स को भी टैक्स लगाओ, ये वही ब्लूप्रिंट क्लासिकली फॉलो हो रहा है। तो हमने ये देखा कि ग्लोबल तौर पे एक जियोपॉलिटिकल फ्लक्स है, रशिया यूक्रेन का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, मैसिव एस्केलेशन कल हुआ है, रशिया की रिटालिएशन स्ट्राइक्स आती ही होंगी, कुड बी एनी टाइम नाउ, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो वेव्स में हो, यू नो, लाइक विद पॉजेस। एट द सेम टाइम नेतन्याहू ईरान को मारने को तैयार बैठे हैं इनरिचमेंट पे, वो भी पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में हो जाए। सिमिलरली इजराइल गाजा और हमास के सीज फायर की बातचीत चल रही है, वो भी कभी होती है, कभी रुक जाती है, कभी होती है। स्टीव विटकॉफ वहाँ पे जाके बात करे। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों को पहले पता ही था, और हम आखिरी मुद्दे उसी पे आ रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो सीडीएस साहब हैं, उन्होंने शंग्रीला डायलॉग पे जाके एक बयान क्या दिया कि 7 तारीख को हमने मारा, एक टैक्टिकल एरर्स थे जो हमने रेक्टिफाई करे, और उसके बाद हम लोगों ने इनको खूब पिटाई करी। और उन्होंने एम्फैटिकली डिनाई किया ब्लूमबर्ग को कि देखिए हमारे साथ जो है, हमारा 6 एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान बोल रहा है वो गलत है, वो हमारे कोई 6 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे। उन्होंने नंबर नहीं दिया कितने गिरे, लेकिन उन्होंने कहा 6 नहीं गिरे, पाकिस्तान का क्लेम गलत है। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि उसके आफ्टर आवर टैक्टिकल रेक्टिफिकेशन ऑफ टैक्टिकल एरर्स वी वर एबल टू पेनिट्रेट द पाकिस्तानी एयर स्पेस टू 300 किलोमीटर इनसाइड एंड स्ट्राइक दैट डीप। पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़े हैं, वो तो शहबाज शरीफ खुद जाके जनरल मुनीर के सामने बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स 4:30 बजे की जब हमारी जो प्रेयर थी उससे पहले हम मार पाते, हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने आकर ब्रह्मोस से हमला किया, जिसमें नूर खान बेस पे भी हमला हुआ। उनका वीडियो सर्कुलेट हो रहा है ऑल ओवर यूट्यूब पे। तो पाकिस्तानी लोग कृपया करके उस भ्रम में मत जिए। और हमारे जो इंडिया में जो थोड़े बैठे हैं उनके लिए इसका मतलब क्या है, मैं एक पॉइंटली समझाना चाहता हूं। पहली चीज, ऑपरेशन सिंदूर का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि पहलगाम का रिवेंज लेना है, एक डेटरेंस लगाना है और वॉर में एस्केलेट नहीं करना। क्या ऑपरेशन सिंदूर का मोटिव था पीओके वापस लेना? ऑब्वियसली पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम सब चाहते हैं कि वो इंडिया में वापस आए, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर का वो मोटिव था? नहीं। उल्टा 7 तारीख को मॉर्निंग में जब पहली स्ट्राइक, जब हमने उनके 9 आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर और अड्डों पे हमले किए, इंक्लूडिंग मुरीद के, बावलपुर, कोटली, स्कर्दू एक्सेट्रा, वहां पे जब वो 100 सुपर मिलिटेंट मारे गए, हमने उसके बाद ही पाकिस्तान को बोला कि हम और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं बाज आया। 7 तारीख को उन्होंने रात को फिर एक एयर वॉर का इनिशिएटिव लिया, और वहां पे लोग कहते हैं कि हिट्स हुए हैं, दोनों साइड हुए हैं। देयर इज नो कॉन्फर्मेशन एज सच, बट कहते हैं लोग, दे आर क्लेम्स मेड। अब उसमें मोस्ट लाइकली बिकॉज क्योंकि इन द इंडियन जो ऑस्टेंसिबल रीजन यही है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको और आगे एस्केलेट नहीं करना चाहती थी। द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट गिवन टू द इंडियन एयरफोर्स वाज वेरी क्लियर कि आपको मिनिमल डैमेज के साथ यहाँ पे एस्केलेट नहीं करना है फुल स्केल वॉर के लिए। लेकिन पाकिस्तान बाज तो आया नहीं। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले करे, टर्किश ड्रोन्स फेंके, हमारे बस सिविलियंस पे फेंके। हमने तो उनका आतंकवादी अड्डों में प्रिसाइज हमले किए थे, जहां पे उनके जैश मोहम्मद के बंदे खुद वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहे कि यहाँ मरकज थी, यहाँ हमारी नमाज थी, हमारी कांग्रीगेशन होती थी। और स्काई न्यूज का तो वीडियो है वहां पे ट्रेनिंग का पूरा, यालदा हकीम का, अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं ऑनलाइन, स्काई न्यूज का, बहावलपुर का। तो ये जो सब जो 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 पाकिस्तानी सेना जो ये चीजें कर रही थी, तो हमने उन अड्डों पे मारा, हमने उनके निहत्थे सिविलियंस पे नहीं मारा, लेकिन उन्होंने जवाबी कार्रवाई में सिविलियंस पे मारा। दूसरा, रफेल, सुखोई और मिराज के पैकेज ने स्कैल्प और ब्रह्मोस से 7 तारीख मॉर्निंग में 100 से ज्यादा टारगेट टेकआउट किए।
7 तारीख रात को वो जो एयर कॉम्बैट हुआ, अब वो बियॉन्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज था कि डॉग फाइट थी, वो मैं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स पे छोड़ू। उसके बाद 8-9 को जो ड्रोन के हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से, उसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर L-70, आकाश एयर मिसाइल सिस्टम्स, ठीक है, S-400 जहां जिसने फतेह मिसाइल्स गिराई, दे वर्क फैबुलसली, जीरो कैजुअलिटीज। और यही फर्क था इंडिया की एयर डिफेंस और रशिया की एयर डिफेंस में। इंडिया की एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब रही और रशिया की एयर डिफेंस वहां पे कामयाब नहीं रही। यहां तक कि चाइनीज एक्सपर्ट्स भी हक्के बक्के रह गए कि ये इंडिया के पास S-400 का क्या हमारे वाली से बेटर है। फाइनली फिर हमने 10 तारीख को, और ये भी आपको बोलना चाहिए, हमने हायरो ऑप से उनके रावलपिंडी स्टेडियम पर सब पे मारा था, वो पहले मैं वीडियोस में कर चुका हूँ, दोहराना नहीं चाहूंगा। पाकिस्तानियों को पता है, जाके वो अपने वीडियोस खंगाल लें, तो उनके अपने खुद के वीडियोस डाले हुए थे। फिर उसके बाद हमने उनके 11 एयरबेस उड़ाए, जेकबाबाद, रहीम यार खान, मतलब उन ठिकानों पे ब्रह्मोस की स्ट्राइक्स करी, सरगोडा, नूर खान, भोलारी। यहां पे तो एक उनका S-400 ने उनके 315 किलोमीटर अंदर आदमपुर से फायर करके पाकिस्तान में 315 किलोमीटर दूर उनका अवैक्स गिराया। दैट इज द डीपेस्ट स्ट्राइक एवर डन बाय एन S-400। उनके दो उनके दो F-16 और एक JF-17 भी गए। टॉम कूपर जो एक एक्सपर्ट हैं, वो तो खुद अपनी वेबसाइट्स पे और अपने ब्लॉग पर, अपने ट्विटर हैंडल पे इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट है, वो मान चुके हैं कि भाई पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और अप्रॉक्सीमेट नुकसान 4 से 5 बिलियन डॉलर का हुआ है मिनिमम। तो एक पहलगाम अटैक की कीमत कितनी बड़ी पाकिस्तान को चुकानी पड़ी, इन इसके बावजूद कि वो अभी इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है और आपका एग्रीकल्चर सफर करेगा पंजाब में, क्योंकि पानी और खून एक साथ अब नहीं बहेगा। ये नए हिंदुस्तान की नई डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव डिफेंस की। हम मारेंगे, घुस के मारेंगे और वो डिटरेंस करेंगे। और वो डिटरेंस हमने बताया कि 10 तारीख को आपका कोई भी एयरबेस हमारी एयरफोर्स के स्ट्राइक से परे नहीं था। आपका स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड सेंटर, आपके एयर हैंगर्स, आपकी रनवेज, आपकी एयरफोर्स को डिसेबल कर दिया गया था उड़ने से। And that to a nuclear power, one nuclear power doing to another nuclear power. So ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस है, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय लुडिक्रस स्टेटमेंट। और यहां पे हमारे एक बहुत बड़ी लॉबी है ब्लूमबर्ग में, जो चाइनीज एक्सपर्ट को लेकर आते, करिए देखिए चाइनीज एक्सपर्ट ने, चाइनीज सिस्टम्स कितने सक्सेसफुल रहे। हाँ बिल्कुल, उनका MPL-15 मिसाइल फायर ही नहीं करी और वो लाइव पाई गई गिरी हुई दो टुकड़ों में होशियारपुर में। उनके टोटल एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो उनका HQ-9 जो S-300 का कॉपी है मलीर कैंट कराची में, चाहे वो वॉल्टन नेवल अकेडमी जो लाहौर में था, देवर सिटिंग डक्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। और चाइनीज एयर डिफेंसेस मिजरेबली फेल्ड टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन एयर स्ट्राइक्स। ये है चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और चाइनीज सिस्टम जिनकी चाइना को वो टॉम टॉम कर रहे थे ब्लूमबर्ग के एक्सपर्ट्स। और अगर कैजुअलिटीज की बात करनी है तो चलिए कैजुअलिटीज की भी बात कर लेते हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि आज तक जितने भी वॉर्स हुई हैं, उन सब वॉर्स में जो आपके जो कंट्रीज हैं, दे हैव लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्मरीज एंड वॉरफेयर, जहां पे हमने ये भी देखा कि रशिया जो अमेरिका ने तकरीबन 55 to 65,000 अपने बॉम्बर्स खोए हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। उतने ही अभी पीछे थोड़े दिन पहले यूक्रेन में उनका F-16 गिरा, जो S-400 ने गिराया, एक रशिया के ड्रोन ने गिराया, हुथीज ने उनके MQ-9 रीपर जो रैगटैग मलेशिया उन्होंने गिराए। रशिया के चाहे आप अफगान वॉर में ले लीजिए,
चाहे आप यूक्रेन वॉर में, जैसे कल आपने देखा उनके 40 न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फ्लीट जो बनते नहीं है, टुपला बॉम्बर्स, वो यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किए। तो क्या ये एक हार मानी जाएगी? नहीं। आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या वो आप ऑब्जेक्टिव पाने में कामयाब हुए? आपका ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को टेरर के, पहलगाम टेरर के लिए उनके टेरर अड्डों पे पनिश करना अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ, एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन लेवल मेंटेन करना, डेटरेंस मेंटेन करना, और उन दोनों हिस्सों में हमारा इंडियन एयरफोर्स और इंडिया ओवरऑल मिशन में कामयाब रही। अब इसके लिए नेसियर्स कहते हैं कि नहीं, ये हमें तो ये चाहिए था, हमें तो पीओके चाहिए था। अब आपकी महत्वाकांक्षाएं हम सबकी हैं कि हम चाहते हैं कि वो आए, लेकिन कभी कभार कुछ चीज पाने के लिए कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। शायद कुछ सालों में, आने वाले सालों में वो भी आ जाए। अच्छा, अब अब हम आते हैं एक एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट की तरफ, जहां पे दो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने जो आपका पाकिस्तान का जो आपका जो इन्होंने वो किया, क्या कहते हैं, इन्होंने जो जो पाकिस्तान के ऑपरेशन का जो इन्होंने पूरा का पूरा जो लेखा जोखा किया, जॉन स्पेंसर हैं जो। तो जॉन स्पेंसर ने बहुत बढ़िया, एक ये वॉर एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने क्या बोला सुन लीजिए। Noted international journal expert John Spencer says in his article, India's overwhelming success demonstrated, ये है the article titled है India's wake up call, why the US defense reforms, why US defense reform must watch the speed of the modern war. Small war journal में छपा है, मैं इसका लिंक पहले भी दे चुका हूँ। India's overwhelming success demonstrated something far more enduring than air power. It validated a national defense doctrine built around efficient domestic industrial strength. And most significantly, it delivered a clear message to its strategic rival Pakistan, a Chinese proxy by armament, whose armament alignment and doctrine was completely outmatched. Its Chinese-made air defense system could not stop, detect, or deter India's precision strikes. In Sindoor, India didn't just win, it demonstrated overwhelming military superiority against a Chinese-backed adversary. ये अमेरिकन एक्सपर्ट है, स्मॉल वर्ल्ड जर्नल के न्यूयॉर्क के जॉन स्पेंसर, नोन नेम है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द ब्रह्मोस स्ट्राइक ऑफ इंडियन रशियन जॉइंट वेक्टर, वो आगे क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, in the skies over Pakistan, India didn't just dominate, it redefined deterrence. India just didn't talk about reform, it executed it. And it won. India has become a master of physics at lethality. The US can learn from their success and model some of their changes for its own need. India's success and Ukraine's innovation should be a wake-up call. They are building the war-fighting models of the future. The US is still operating with the Cold War machinery in Gulf War assumptions. So, yani modern day warfare, incorporating air defense, drone, asymmetric warfare, along with your cruise tactical strategic deployment of cruise missiles, development of hypersonic missiles, all these systems, indigenous systems of Akash, Tir, Akash, and all that. This makes India truly a deserving power. फिर 29 मई को एक इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, अ बैटलफील्ड वर्डिक्ट ऑन चाइनीज वेपन्स एंड इंडियाज विक्ट्री, जॉन स्पेंसर गोज ऑन टू से, ये पहले तो मिड का था, अभी 29 मई का है। इंडिया फॉट एज अ सॉवरेन पावर, wielding precision tool it designed, built and deployed with unmatched battlefield control. Pakistan fought as a proxy force, dependent on Chinese hardware, and was built for export, not for excellence. When challenged, these systems failed.
exposing strategic hollowness behind Islamabad's defense posture. Operation Sindoor wasn't just a military campaign, it was a technology demonstration, a market signal, and a strategic blueprint. India showed the world what self reliance in modern warfare looks like and proved that Atmanirbhar Bharat works under fire. And finally, one more article, one more source, ताकि हमारे पाकिस्तानी मतलब हमारे जो दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं जिनको खाली ये रहेगा कि आप कितने हवाई जहाज गिरे ये बताइए, क्योंकि आपके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का उसमें उसमें जो है इंटरेस्ट है ना कि अगर फ्रांस का राफेल गिरा है तो फिर अमेरिका अपने F-16 में बेच सकता है, लेकिन अमेरिका के F-16 कितने यूक्रेन में गिरे? चाइना के डिफेंस सिस्टम्स कैसे ब्रूटली फेल करे और ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं? वो नहीं इनको दिखता क्योंकि वो चाइनीज जर्नलिस्ट है ब्लूमबर्ग के, तो वो कैसे रिपोर्ट करेंगे? और पाकिस्तान को तो चाइना का पूरा पूरा का समर्थन है, 81% पाकिस्तान के जो आम जो वो चाइना से आते हैं, और यूएस वैसे ही क्रिप्टो में और आईएमएफ के जरिए उनको फंडिंग कर रहा है, तो बोथ उसको एक एज एन एजेंट ऑफ केओस इंडिया के खिलाफ एक कंटेनमेंट मेजर के तौर पे रखना चाहते। ये तो मोटा मोटा जियो पॉलिटिक्स है, बट लेट्स टॉक आगे। हाँ, सो वो कहता है, आर्टिकल आया है रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट, यूके का है, हमारा नहीं है। Calibrated Force, Operation Sindoor and the Future of Indian Deterrence sums it up. It states that India's targeting methodology, command, intent, and escalation thresholds, the Western media coverage has instead focused on air-to-air engagement that led to the probable loss of some Indian air assets. Undue prominence was given to the performance of specific platforms with little regard for broader operational context or the rules of engagement that shaped this encounter. Arguably, more impressive than the operation's reach was the restraint on the first day. The article goes on to say, according to Indian officials, pilots operated under strict rules of engagement that prohibited initiating attacks on Pakistani aircraft or preemptive suppression of air defense system. It suggests a political leadership determined to signal that its intent with clarity. India was not interested in initiating a conflict with Pakistani state, but rather degrading a specific ecosystem of terrorist infrastructure and violence that exists in that country. In effect, India accepted the heightened operational risk in pursuit of a clear strategic messaging. Such discipline in the face of such capable adversary is neither automatic nor easy. Yet it may well have prevented a broader escalation spiral that alone deserves analytical attention more than it has deserved. तो ये जो मीडिया नैरेटिव चलाया गया है ना कि इंडिया का मतलब कितने एसिड्स गिरे क्या हुआ, तो अगर सीडीएस ने बोला कि भी कुछ टैक्टिकल करेक्ट करके हमने मारा है और हमने अंदर घुस के मारा है और 300 किलोमीटर दूर उनके एयरबेस उड़ाए, उन्होंने ये भी बोला है, तो देयर इज नथिंग कॉन्फ्लिक्टिंग बिकॉज इवन व्हेन आवर डीजीएमओज ऑन द सेम डे सेड कि कॉम्बैट में ये लॉसेस होते हैं एंड ऑपरेशन इज सिंदूर इज स्टिल ऑन, इट्स नॉट ऑफ. पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल. वन मोर टेरर अटैक इन यू डोंट नो. इस बार रहीम यार खान सरगोड़ा गया है, अगली बार इस्लामाबाद जाएगा, लाहौर जा सकता है, मुल्तान पे भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. सो पाकिस्तान नीड्स टू बी रियली वॉचफुल. ये डर उनके अंदर होना चाहिए और आपको पानी नहीं दिया जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी में. सो ये है. सो ओवरऑल, to my fellow Indians, to people watching across the world, I think what we have achieved through Operation Sindoor, and which neutral experts
war experts, which even the our air force, what we gained of the age, the decisive edge our air force gained on 10th of May overshadows everything else. Even if we have lost a couple of air assets, if ostensibly assuming so, I'm not confirmed, all pilots are accounted for. There's no loss. एंड वॉर में ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव का होता है. एक मार खाया हुआ पाकिस्तान जो वॉशिंगटन डीसी के पास भागा सीज फायर के लिए, जिसके सारे बेसेस उड़ गए थे, 11 एयरबेस 90 मिनट में जिसके उड़ाए गए, ब्रह्मोस क्रूज जिसकी सारी सो कॉल्ड चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर गए. ना उसको वॉशिंगटन की फंडिंग बचा पाई, ना वो क्रिप्टो करेंसी की डील बचा पाई जो उन्होंने करी WLF के साथ, और ना ही चाइना के दिए हुए आर्म बचा पाए. ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक होना चाहिए कि आतंक के अड्डे बंद करो. 70 साल हो गए हैं. किस रास्ते पे जा रहे हो? ये तबाही का रास्ता आपकी, आपका, आपकी कौम का, आपकी आर्मी और आपके जनरल्स का नहीं है. वो तो क्रिप्टो के जरिए सारी मलाई अपने फाउंडेशंस में लगाएंगे या हवाला, डिजिटल हवाला के जरिए बार करेंगे. मरेगी तो पाकिस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का भी कुछ नहीं जाएगा. हमारे ये डिफेंस सिस्टम्स और हमारा तो पूरा का पूरा सिस्टम से बना इंडिजनाइज्ड है, और हम आगे अब इस पे और कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है आगे. And the final note I would like to end, we all should be proud of what we have achieved as a country. We were able to not only repel, first of all, go and destroy terror targets, inflicting 100 plus casualties. Then our air defense system worked fabulously. And 3, even if some tactical mistakes, but then we corrected and we hit so hard in return that almost their 11 air bases were made dysfunctional within 90 minutes with those BrahMos cruise missiles. So as a military, as a country, we have to be proud. We should be proud to what we have done. And this is what we do not, the Indians do not need the validation of Western media. This is the new India which has arrived. जो अमेरिका के डिक्टेटर्स की नहीं सुनेगा, जो चाइना के लद्दाख के अग्रेशन की नहीं परवाह करेगा, जो IMF के लोन की नहीं परवाह करेगा, जिसको जहां पाकिस्तान ने एक हमला या एक गुस्ताखी करी तो मुंह तोड़ जवाब अंदर घुस के दिया जाएगा. यह ऑफेंसिव डिफेंस की डॉक्ट्रिन है. एंड आई हैव रिटन अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन दिस ऑन DD न्यूज, जो इंडिया का जो नेशनल गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है. उसमें मैंने 2-3 आर्टिकल्स दिए हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, कैसे ये लोग अपने टेरर फंडिंग करते हैं. हाउ ऑपरेशनल सिंदूर व्हाट अ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, इज अ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया, एंड हाउ व्हाट हैव वी अचीव्ड कंपैरेटिवली टू द वर्ल्ड. आज आप रशिया में देख लीजिए कि वहां पे इतना कुछ हो रहा है, और लेकिन उनके 40 एयर एसेट्स गए. क्या इंडिया के इतने एयर एसेट्स गए? नहीं गए. क्या हमारे एयरबेसेस उड़े? नहीं उड़े. पाकिस्तान का तो उधमपुर का एयरबेस का पूरा क्लेम ही गलत निकला, वो तो फॉल्स निकला. PM मोदी खुद ही वहाँ खड़े थे, और वहाँ के यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सैटेलाइट इमेजरी ने भी बता दिया. अरे सैटेलाइट इमेजरी देख ले, खुद ही शर्म आ जानी चाहिए इस पूरी कौम को. किस मुंह से ये लोग सेलिब्रेट करें? बहुत ही बेहया कौम है ये, बेहया आर्मी है, सॉरी, बेहया आर्मी, बहुत ही बेहया आर्मी है. मतलब लोगों को प्रॉप्स के तौर पे, लोगों को रेडिकलाइज ज़ॉम्बीज के तौर पे यूज करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और खुद सारा मलाई मार के अंदर खा जाते हैं. तो ये था आज का पूरा एक समावेश, जहां हमने रशिया यूक्रेन के एस्केलेशन की बात करी, जहां हमने ट्रेड वॉर के बारे में बात करी कि राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रेड रिसेट कैसे फॉल्टर कर रहा है, कैसे चाइना इंडिया एशिया से लेकर उसको एक स्टैंड ऑफ में आप आ रहे हैं कि नहीं, हम ये नॉन ट्रेड बैरियर्स पर और इन चीज़ों पे, एल्यूमिनियम स्टील टैरिफ पे नहीं मानेंगे, और कैसे ये पूरा का पूरा जियो पोलिटिकल प्ले आउट कर रहा है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है इंडिया के लिए, और
एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस है जो एक न्यू नॉर्मल सेट करेगा इंडो पाक रिलेशंस के बीच में, जहां एनी एस्केलेशन ऑफ पाकिस्तान वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर. No differentiation between the official Pakistani army and the jihadists or terror groups. ये अब स्पिक एंड स्पैन एंड क्लियर है. सो अब हमें समझ. सो दिस वाज माय सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडेज वीडियो. आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. आशा करते हैं कि आप आपके लिए फिर कोई वीडियो अगले हफ्ते लेके आएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो. And in the meanwhile, kindly please do like and share this video with your friends, family members on the social media channels, and do subscribe to the Niti Shastra India channel. You can also subscribe to nitishastra.substack.com, which is a blog which I regularly keep on posting. And also those who are connected to those Spotify and Apple, तो वहाँ पे भी हमारे नीति शास्त्रा का चैनल है, आप उन पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. Thank you once again for joining us. It was lovely interacting with you guys once again. And take care and have a good day. Namaskar. Namaskar once again.